नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरी कहानियां पर। आज हम फिर से हाजिर हैं और एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम प्रिया है और मैं एक साधारण परिवार से हूँ। 2 महीने पहले ही मेरी सगाई हुई थी और अब मेरी शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में तय हुई थी। उस लड़के का नाम राजेश था। मैं अपनी शादी को लेकर बेहद उत्साहित थी। हर लड़की को अपनी शादी की खुशी होती है, वो अपने सुनहरे सपने बुनने लगती है। यही भावनाएं मेरे मन में थीं। मैं इतनी खुश थी कि अपनी शादी की तैयारियों में जुट गई। मेरे माता पिता मेरी शादी धूमधाम से करना चाहते थे और मेरा पूरा परिवार भी इस अवसर पर बहुत प्रसन्न था। मुझे ब्यूटी पार्लर जाना था, इसलिए मेरे शादी के कपड़े ससुराल से पहले ही आ गए थे। बिस्तर पर मेरी शादी का लाल रंग का लहंगा रखा हुआ था। मैंने खुशी से अपनी माँ से पूछा, माँ ये लहंगा कौन लाया है? वो लहंगा बहुत सुंदर लग रहा था और उस पर सुनहरी कढ़ाई थी। मेरी माँ ने कहा, बेटी ये तुम्हारी ससुराल से आया है। माँ की बात सुनकर मेरी आंखें खुशी से चमक उठीं। इतने सुंदर कपड़े और इतनी प्यारी चूड़ियां देखकर मैं बहुत अधिक प्रसन्न हो गई। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ कपड़े तो अच्छे हैं, लेकिन चूड़ियां मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आईं। मेरी माँ बोली, बेटी भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला है, वरना बहुत सी लड़कियों को तो अच्छा सामान भी नसीब नहीं होता। माँ ने कहा, तुम्हारे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। भगवान की कृपा है कि सभी रिश्तेदारों ने मिलकर तुम्हारी शादी के सारे इंतजाम कर दिए, वरना मैं तो इतनी गरीब औरत हूँ कि तुम्हारे लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाती। मेरी माँ बड़ी हैरानी से ये बात कह रही थी। उन्होंने मेरी शादी का सामान और कपड़े बड़ी मेहनत से जुटाए थे, वरना तो हमारे घर में कई बार खाने तक के लाले पड़े रहते थे। मेरी शादी एक अच्छे परिवार में हो रही थी, इसलिए मेरी माँ ने जैसे तैसे इसे और भी भव्य बनाने की कोशिश की। मैं भी भगवान को धन्यवाद दे रही थी कि मेरी शादी के सारे इंतजाम हो चुके थे और ये शादी एक सभ्य परिवार में हो रही थी। मैं अपनी शादी में सबसे सुंदर लग रही थी। मैंने पार्लर जाने के लिए पैसे भी जमा किए हुए थे, क्योंकि ये मेरी एक चाहत थी। हर लड़की की यही इच्छा होती है कि वो अपनी शादी पर सबसे सुंदर दिखे। आखिरकार मेरी शादी का दिन आ गया। मैं पार्लर से तैयार होकर शादी के मंडप में पहुंच चुकी थी और मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरी ससुराल में केवल 3 लोग थे, मेरे पति, मेरी सास और मेरा देवर। मेरे ससुर का देहांत पहले ही हो चुका था और मेरे अपने परिवार में भी मेरे पिताजी का निधन हो गया था जब मैं 7 साल की थी। मेरे पिताजी के एक मित्र की बहन ने हमारा ये रिश्ता करवाया था। उन्होंने मुझे मेरे चचेरे भाई की जन्मदिन पार्टी में देखा था। वहां से देखने के अगले ही दिन वे अपने भतीजे के लिए रिश्ता लेकर हमारे घर आ गई थीं। सभी लोग मेरी ससुराल की बहुत तारीफ किया करते थे और सबसे अधिक प्रशंसा मेरे पति की होती थी। लोग कहते थे, तुम्हारा होने वाला पति बहुत समझदार और पढ़ा लिखा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तुम हमेशा उसके घर में रानी बनकर रहोगी। वैसे मैं अपने ससुराल के बारे में सोच सोचकर बहुत खुश होती थी, क्योंकि मैं इस गरीबी भरी जिंदगी से ऊब चुकी थी। आखिर इस गरीबी में रखा ही क्या था? रिश्तेदार भी तब तक के ही होते हैं जब तक आपके पास पैसा होता है। मेरी माँ ने मुझे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। जब मैं 7 साल की थी तभी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। उस समय मैं बहुत छोटी थी। मेरी माँ ने लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके मुझे पढ़ाया लिखाया था। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ ही थी। मेरे जन्म के बाद मेरी माँ की कोई और संतान नहीं हुई थी और उसके बाद मेरे पिताजी भी इस दुनिया से चल बसे। पिता के जाने के बाद मेरी माँ ने दोबारा शादी नहीं की, क्योंकि उन्हें हमेशा मेरी परवरिश की चिंता सताती रहती थी। मेरी माँ कहती थी कि वो मेरी शादी जल्द से जल्द कर देना चाहती हैं। इसलिए जैसे ही मैं जवान हुई, मेरी माँ ने मेरे लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिया। पिताजी के जाने के बाद मेरी माँ के मायके वालों और ससुराल वालों में से किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया था। मेरी माँ ने जो कुछ किया अपनी मेहनत की कमाई से किया। यहाँ तक कि मुसीबत के समय में भी किसी ने कोई मदद नहीं की। इसीलिए मेरी माँ चाहती थी कि वो जल्द से जल्द मेरी शादी कर दे, ताकि ऐसा न हो कि कभी जिंदगी उन्हें भी धोखा दे दे और मैं इस दुनिया में अकेली रह जाऊं। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने मेरी खुशी के लिए बहुत कुछ किया है। हर तरफ से निराश होकर हम माँ बेटी हमेशा एक दूसरे का सहारा बने रहे। मैंने केवल हाई स्कूल तक की पढ़ाई की थी, क्योंकि मुझे पढ़ाई में कोई विशेष रुचि नहीं थी। अगर मुझे रुचि होती तो मेरी माँ और भी अधिक मेहनत करके मुझे पढ़ा सकती थी, लेकिन मैंने ही आगे पढ़ने से मना कर दिया था। उस समय मेरी माँ की तबीयत भी किसी न किसी दिन खराब रहने लगी थी। हाई स्कूल के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी और घर चलाने में माँ की मदद करने लगी। मुझे सिलाई का अच्छा ज्ञान था, इसलिए मैंने लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर दिया। इस तरह मैं भी पैसे कमाने लगी।
मैं कपड़े सिलने में बहुत निपुण थी, इसलिए कम समय में ही मेरे पास कपड़े सिलने के लिए बहुत से लोग आने लगे और मेरे पास काफी पैसे जमा होने लगे। ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पास कपड़े सिलवाने आते थे और इस तरह हमारा गुजारा अच्छे से होने लगा। इसी दिनचर्या के साथ जिंदगी गुजरते हुए मुझे लगभग 1 साल हो गया था। अब मैं 23 साल की हो गई थी और मेरी माँ जल्द से जल्द मेरी शादी करना चाहती थी। मेरे लिए रिश्ते तो बहुत आते थे, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता और अच्छा परिवार ढूंढ रही थी। मेरी माँ का कहना था कि वो मेरी शादी किसी अच्छे और पढ़े लिखे परिवार में करना चाहती हैं। और अब जो मेरी शादी एक अच्छे परिवार में हो रही थी, वो मेरी माँ की प्रार्थनाओं और कोशिशों का ही नतीजा था। बैठे बिठाए ही हमें एक अच्छा रिश्ता मिल गया था और लड़के वालों ने मुझे पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। हमारी शादी की तारीख भी तय हो गई थी। मेरी माँ को दहेज की ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने दहेज लेने से मना कर दिया था। लेकिन फिर भी मेरी माँ के पास जो थोड़ा बहुत सामान जमा था, वही उन्होंने मुझे दे दिया। इस बात पर तो हम सबसे ज्यादा निश्चिंत और खुश थे। दिन जल्दी जल्दी बीत गए और शादी का दिन भी नजदीक आ गया। हमारे रिश्तेदार तो कभी हमारे बुरे दिनों में भी हमारा हौसला बढ़ाने नहीं आए थे, इसीलिए मेरी माँ ने किसी रिश्तेदार को शादी पर नहीं बुलाया और सिर्फ पड़ोस के लोगों को ही आमंत्रित किया। मेरे ससुराल वालों ने हमारी आर्थिक स्थिति देखते हुए मेरी माँ से हर बड़े खर्चे से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने जितना हो सका मेरी शादी को भव्य बनाने की कोशिश की। वे लोग समय पर बारात लेकर शादी में पहुंच गए और सबके आशीर्वाद से मेरी शादी हो गई। मैंने अपने होने वाले पति को सिर्फ एक बार फोटो में ही देखा था। वो बहुत स्मार्ट और पढ़ा लिखा लड़का था। मैं भी बहुत सुंदर थी और मुझे पता था कि मेरा पति भी मुझे पहली नज़र में देखते ही पसंद कर लेगा। शादी की सारी रस्में पूरी हो जाने के बाद सभी मेहमानों ने भोजन किया और फिर विदाई की रस्म हुई। मैं रोती हुई अपनी माँ से मिली, उनसे ससुराल में खुश रहने का आशीर्वाद लिया और उन्हें आश्वस्त करके अपने ससुराल वालों के साथ विदा होकर चली आई। घर पहुंचते ही सबसे पहले मुझे मेरे कमरे में बैठा दिया गया। फिर 2-3 रस्में की गईं। कुछ रस्मों के बारे में तो मैं जानती भी नहीं थी और कुछ के बारे में जानती थी। मैं काफी थक चुकी थी, लेकिन फिर भी खुशी खुशी सबके बीच बैठी थी और सारी रस्मों को अच्छी तरह से निभा रही थी, क्योंकि मैं पहले दिन की नई दुल्हन थी और पहले ही दिन ससुराल वालों का दिल दुखाना नहीं चाहती थी। इसलिए चुपचाप बैठकर सब कुछ करती रही जैसे वे कह रहे थे। इसके बाद मेरी सास मुझे कमरे में ले गई, जो कि मेरे पति का था और अब मेरा भी होगा। कमरे में चारों तरफ फूलों की सजावट थी और डेकोरेशन बहुत अच्छा किया गया था। मैं बहुत थक चुकी थी। मेरी सास ने मुझे बिस्तर पर बैठने को कहा और मेरे लहंगे को चारों तरफ फैला दिया गया। मैं बिल्कुल किसी हीरोइन की तरह लग रही थी और मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। मैं अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। इंतजार धीरे धीरे लंबा होता जा रहा था, क्योंकि मुझे बिस्तर पर बैठे हुए 1 घंटा हो गया था और मेरा पति कमरे में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे एक बात पर बड़ी हैरानी हो रही थी कि जब से मेरी शादी हुई थी, मैंने अपने पति को मुझसे बात करते हुए नहीं देखा था। यहाँ तक कि मैंने उनकी आवाज़ भी नहीं सुनी थी। इसी तरह बैठे बैठे मुझे 2-3 घंटे बीत गए और मेरी आंख लग गई। मैं थोड़ी देर के लिए सो गई। अचानक जब मेरी आंख खुली, तब भी मेरा पति कमरे में मौजूद नहीं था। मैं आंखें बंद करके कुछ सोचने लगी। न जाने कितनी देर बीत गई कि अचानक दरवाजे की आहट की आवाज़ से मैंने अपनी आंखें खोल दी। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा तो कमरे में कोई नजर नहीं आया, जिस पर मुझे बड़ी हैरानी हुई। जैसे ही मेरी नज़र दरवाजे की तरफ गई, मैं हैरान रह गई। खुले हुए दरवाजे से मेरा पति अंदर आ रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके साथ साथ एक लड़की भी आ रही थी, जो बिल्कुल पागल सी लग रही थी और उसकी हरकतें भी पागलों जैसी थीं। उसने पुराने और फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। वो बार बार सिर को जोर जोर से खुजला रही थी और अजनबियों की तरह पूरे कमरे को देख रही थी, जैसे वो इस कमरे में पहली बार आई हो। मैंने हैरानी से पहले उसे और फिर अपने पति को देखा, जिसने उस पागल औरत का हाथ पकड़ रखा था। मैं परेशान और हैरान होकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और उन दोनों के पास चली गई। वो पागल औरत तेजी से मेरे पति के पीछे छिपने लगी, जैसे वो मुझसे डर रही हो। मैंने अपने पति राजेश से पूछा, ये कौन है और आपके साथ हमारे कमरे में क्या कर रही है? पहले तो राजेश ने उस पागल लड़की को अपने करीब खींच लिया और अपने बराबर में खड़ा कर लिया। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगा, ये मेरी पत्नी है, इसे बिल्कुल अपनी तरह तैयार कर दो। अपने पति की बातें सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। आज ही तो मेरी शादी हुई थी और वो आज ही एक पागल सी औरत को हमारे कमरे में लाकर मुझसे कह रहा था कि ये उसकी पत्नी है और मैं उसे अपनी तरह तैयार कर दूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने अपने पति से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? ये आपकी पत्नी कैसे हो सकती है और मैं इसे अपनी जगह कैसे तैयार करके बैठा दूं? आपकी पत्नी तो मैं हूं।
आज ही हम दोनों की शादी हुई है, हमने एक साथ फेरे लिए हैं और आपने ही तो मेरी मांग में सिंदूर भरा है। आज सबके सामने हमारी शादी हुई है। मैं बुरी तरह सदमे में थी और अपने पति से रो रो कर ये बात कह रही थी। मेरे पति ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, मैंने कहा ना कि ये मेरी पत्नी है और तुम इसे बिल्कुल अपनी तरह तैयार कर दो। उसके बाद तुम हमारे कमरे से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें तलाक देकर अभी घर से निकाल दूंगा। अपने पति की बात सुनकर मेरा शरीर कांप रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शादी की पहली रात ही मुझे अपने पति से ऐसे शब्द सुनने पड़ेंगे। वो औरत कौन थी मैं नहीं जानती थी। मैंने कभी किसी नवविवाहिता दुल्हन के साथ ऐसा व्यवहार होते नहीं देखा था। पति तो अपनी नई पत्नी से मिलने और प्यार भरी बातें करने के लिए बहुत उत्साहित होता है, जबकि मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे पति ने एक पागल औरत को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया और मुझे कमरे से निकल जाने को कहा। साथ ही धमकी भी दी कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे तलाक देकर घर से निकाल देगा। अगर वो मुझे घर से निकाल देता तो न सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, बल्कि मेरी माँ भी जीते जी मर जाती, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत और कोशिश से मेरी शादी करवाई थी ताकि वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सके और अपनी आंखों से मुझे खुश देख सके। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ, जिन्होंने पहले ही जिंदगी में बहुत दुख सहे हैं, मेरा भी दुख सहे। मैंने रोते हुए सिर हिला दिया और उस पागल औरत को तैयार करने के लिए राजी हो गई। मैं दिल ही दिल में परेशान होकर रो रही थी और उस पागल लड़की को अपने साथ बाथरूम में ले गई, फिर अपने कपड़े उसे पहना दिए। ये वही लाल लहंगा था जो मेरे ससुराल वालों की तरफ से मुझे शादी पर मिला था, लेकिन अब वो उस पागल औरत का भाग्य बन चुका था। वो मेरे जितनी सुंदर तो नहीं थी, मगर उसकी किस्मत मुझसे ज्यादा अच्छी थी। उसे अपने कपड़े पहनाने के बाद मैंने उसके फटे पुराने कपड़े पहन लिए और उसे लेकर बाहर आ गई। मेरा पति बिस्तर पर बैठा हमारी तरफ देख रहा था। मैंने उस पागल औरत को ड्रेसिंग टेबल के सामने रखे स्टूल पर बैठा दिया और फिर उसका मेकअप करने लगी। उसके बाद उसके बाल भी संवार दिए। उसे वो सारे गहने पहना दिए जो कुछ देर पहले मैंने पहने हुए थे। मेरे हाथ डर और परेशानी की वजह से कांप रहे थे। मुझे उलझन भी हो रही थी। न जाने क्यों वो पागल सी लड़की मुझे किसी दुश्मन की तरह दिखाई दे रही थी। जो लड़की कुछ देर पहले पागल और बदसूरत सी लग रही थी, उसे तैयार करने के बाद जब मैंने उसे गौर से देखा तो वो काफी प्यारी और सुंदर नजर आ रही थी। उसे देखकर मुझे और भी ज्यादा रोना आ रहा था कि मेरा पति किसी अनजान पागल औरत को मेरी जगह दे रहा है, जिसे मैं जानती तक नहीं थी। वो पागल औरत बहुत ज्यादा उत्तेजित थी। अपने कपड़े और गहने देखकर वो किसी दीवाने की तरह प्रतिक्रिया दे रही थी और खुद को शीशे में देख देखकर खुश हो रही थी और तालियां बजा रही थी। मतलब उसे भी ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था कि वो तैयार है और सुंदर लग रही है। मैंने उसे तैयार करके गौर से देखने के बाद अपने पति की तरफ देखा तो वो सिर हिलाकर बिस्तर से उठा और उसके करीब आया। उसे गौर से देखने लगा। उसके बाद मेरी तरफ देखकर मुझे वहां से निकल जाने का इशारा करने लगा। मैं उस पागल लड़की का दुपट्टा सिर से ओढ़ती हुई बाहर आ गई। मैंने अपना मेकअप भी उतार दिया था। मेरा चेहरा साफ हो गया था और शरीर पर उस पागल लड़की के फटे पुराने कपड़े थे। अगर कोई मुझे देखता तो यकीन नहीं करता कि कुछ देर पहले जो दुल्हन इस घर में आई थी वो मैं ही थी। उस समय तो मैं वही पागल औरत लग रही थी जिसे मेरा पति लेकर आया था। इस वक्त मैं ही पागल लग रही थी। घर मेरे लिए भी अनजान था। मैं यहाँ पहली बार आई थी। मैं कमरे से निकलकर दरवाजे के बाहर ही बैठ गई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि रात के इस समय मैं कहाँ जाऊँ। अगर मैं किसी और के कमरे में जाती तो वो मुझसे पूछता कि मैं इस हालत में अपने कमरे से बाहर क्या कर रही हूँ। तलाक के डर ने मुझे रोक रखा था, इसलिए मैं चुपचाप अपने पति के कमरे के बाहर आकर बैठ गई और अपने चेहरे को दुपट्टे से अच्छी तरह ढक लिया। मुझे परेशानी की वजह से नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं अब तक जाग रही थी। अभी मैं वहीं बैठी हुई थी कि अचानक मुझे किसी के आने की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक कर उधर देखने लगी तो सामने से मेरा देवर आ रहा था। उसने मुझे दरवाजे के बाहर बैठा देखा तो वो चौंक गया। फिर कुछ ही देर बाद बिना कुछ कहे उसने मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया। मेरा चेहरा ढका होने की वजह से वो मुझे देख नहीं पाया था। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ने शुरू कर दिए तो वो मुझे घसीटता हुआ वो एक कमरे में ले जाने लगा। मैं चुपचाप उसके साथ चलने लगी, क्योंकि अगर मैं मुंह खोलती तो मेरी बेइज्जती होती कि शादी की पहली रात ही मेरे पति ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया था। वो शायद मुझे ही वो पागल औरत समझ रहा था और मुझे लग रहा था कि वो उसकी कोई खास ही होगी, मगर क्या लगती थी, ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। मेरा देवर मुझे एक कमरे में लेकर पहुंचा जहां अंधेरा छाया हुआ था। शायद ये घर का स्टोर रूम था। उसने आगे बढ़कर लाइट जलाई। मैं अब तक तो शांत थी, लेकिन मेरे होश तब उड़ गए जब उसने मुझे रस्सी से बांधने के बाद अचानक मेरे सामने बासी रोटी और ठंडी सब्जी रखी, जिसके साथ कुछ दवाइयां भी रखी हुई थीं। मतलब वो ये खाना खिलाने के बाद मुझे दवाइयां भी खिलाने वाला था,
जो शायद उस पागल औरत की थीं, और मैं ये दवाइयाँ हरगिज नहीं खा सकती थी क्योंकि मैं पागल नहीं थी। मेरा एक पैर रस्सी से बंधा हुआ था जबकि दोनों हाथ खुले हुए थे। उसने कहा, खाना खाओ, मगर मैंने अपना सिर तेजी से ना में हिला दिया कि मुझे नहीं खाना। जैसे ही मेरा सिर हिला, मेरे सिर से दुपट्टा उतर गया और मेरा चेहरा उसके सामने आ गया। मेरे देवर ने जैसे ही मेरे चेहरे की तरफ देखा, वो बुरी तरह हैरान हो गया और आंखें फाड़कर मुझे देखने लगा और यकीन करने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझसे पूछा, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? उसने कड़क आवाज में बहुत हैरानी से मुझसे पूछा, जैसे उसे अभी अभी यकीन हुआ हो कि यहाँ वो पागल औरत नहीं बल्कि मैं हूँ जो आज ही उसकी भाभी बनी है। उसके सवाल पर मुझे रोना आने लगा। उसने आगे बढ़कर मेरी रस्सियां खोल दी और मुझे आजाद कर दिया। मैंने दुपट्टे को ठीक से ओढ़ लिया। मुझे बहुत अपमान का सामना करना पड़ रहा था और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। अपने देवर के पूछने पर मैंने रोते हुए उसे सारी बात बता दी। उस पर मेरा देवर सिर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा, आपको अपना कमरा छोड़कर नहीं आना चाहिए था। आप डरकर न सिर्फ अपना कमरा छोड़कर आ गईं, बल्कि भैया की बात मानकर उस पागल को भी अपनी जगह दुल्हन बना दिया और खुद ये फटे पुराने कपड़े पहन लिए। मैंने अपने देवर से कहा, तुम्हारे भैया ने मुझे तलाक और घर से निकालने की धमकी दी थी। मैं गरीब लड़की जरूर हूँ, लेकिन मेरी तलाक की बात सुनकर मेरी माँ जीते जी मर जाती। यही वजह है कि मैंने तुम्हारे भैया की हर बात मान ली। उसने मेरी बात सुनकर मुझे तसल्ली दी और गहरी सांस भरी। फिर मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके बाहर निकल गया। मैं डरती हुई और सहमी हुई अपने देवर के पीछे कमरे से बाहर निकली और फिर उसका पीछा करते हुए स्टोर रूम से दूर एक कमरे में चली गई। सामने ही बिस्तर पर मुझे मेरी सास लेटी हुई नजर आई। उसके बाद मेरे देवर ने उन्हें नींद से जगाया। जागने पर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई और फिर मुझे फटे पुराने कपड़ों में देखकर दंग रह गई। उनकी हैरानी पर मैंने तो नहीं, लेकिन मेरे देवर ने उन्हें सब कुछ बता दिया, जिस पर मेरी सास गहरी सांस भरकर रह गई। मुझे लग रहा था कि कुछ तो जरूर है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। तभी मैंने पूछ ही लिया, वो औरत कौन है जिसे मेरे पति अपने कमरे में ले गए हैं और उसकी वजह से मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया है? मेरी सास ने मेरे देवर को कमरे से बाहर निकल जाने का इशारा किया। वो बाहर चला गया तो मेरी सास ने मुझे अपने पास बैठाया और बताने लगी। मेरी सास ने बताया, वो हमारे पड़ोस में रहने वाली मेरी सहेली की बेटी है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद वो अकेले ही अपने घर में रह रही थी। मैं भी उसका बहुत ख्याल रखती थी और इसी वजह से उसका मेरे घर आना जाना भी काफी हो गया था। मैंने उसकी परवरिश अपने बच्चों की तरह ही की थी। मैंने कभी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी और हमेशा उसका ख्याल रखा। वक्त गुजरता रहा और वो भी मेरे बच्चों के साथ बड़ी होती रही। दोनों भाइयों में से राजेश ही उसके सबसे ज्यादा करीब और उसका पसंदीदा था। राजेश उसका सबसे अच्छा दोस्त भी बन गया था। उनकी उम्र में 5 साल का फर्क था। पढ़ाई पूरी होने के बाद राजेश ने नौकरी कर ली थी। जब मैंने कहा कि मैं उसकी शादी अपनी बेटी की तरह कर दूंगी, तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया और कहने लगी कि वो किसी लड़के को पसंद करती है और उसी के साथ शादी करना चाहती है। मुझे भी कोई एतराज नहीं था, क्योंकि मैं भी उसकी खुशी को ही अहमियत देती थी। उस पागल लड़की का नाम ज्योति है। मुझे नहीं पता था कि ज्योति का अफेयर किस तरह चला और किस तरह वो उस लड़के से मिली जिससे वो प्यार करने लगी थी। मुझे लगा कि शायद ज्योति किसी ऐसे लड़के की बात कर रही है जो शायद उसके कॉलेज में पढ़ता होगा और इसी तरह दोनों की जान पहचान हुई होगी। लड़का सुंदर और अच्छा था, इसलिए मैंने ज्योति की मर्जी के साथ उन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन जब ये बात राजेश को पता चली तो उसने बहुत हंगामा किया। उसने कहा कि वो ज्योति को पसंद करता है और ज्योति से ही शादी करना चाहता है। बस इस बात की जिद राजेश ने पकड़ रखी थी कि वो शादी करेगा तो ज्योति के साथ ही करेगा। मुझे भी इस बात से कोई समस्या नहीं थी, बल्कि मैं तो खुश हो गई थी कि मेरा बेटा उस लड़की को पसंद करता है जिसे मैं इतने सालों से जानती हूँ और जिसकी परवरिश मैंने खुद की है। मैं ज्योति से बहुत प्यार करती थी और इस बात से डबल खुश थी। फिर जब ज्योति को ये बात पता चलती कि राजेश उससे प्यार करता है, तो शायद ज्योति ये सह नहीं पाती और हमारे परिवार से नफरत करने लगती। इसलिए हमने ज्योति को इस बारे में कुछ नहीं बताया और राजेश को ये कहकर चुप करवा दिया कि ज्योति शादी के लिए तैयार नहीं है और न ही वो राजेश से शादी करना चाहती है। ये सुनकर राजेश भी चुप हो गया और व्यापार के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर दूसरे शहर चला गया। ज्योति की शादी में भी वो शामिल नहीं हुआ। ज्योति की शादी जल्द ही उस लड़के के साथ करवा दी गई, क्योंकि लड़के वालों को शादी की बहुत जल्दी थी। ज्योति को विदा करने के बाद मैं बहुत ज्यादा तसल्ली महसूस करने लगी। लेकिन धीरे धीरे ज्योति की शादी को 2 महीने ही बीते थे कि ज्योति वापस आ गई। वो अपनी ससुराल में रह रहकर पागल सी हो गई थी और पता चला कि उसके पति ने उसे तलाक देकर कहीं फरार हो गया है। उसकी और ज्योति की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। ज्योति के सोने के जेवर
कुछ पैसे और सारा कीमती सामान लेकर उसके पति ने उसे तलाक दे दिया और वो फरार हो गया। लेकिन वो कहाँ चला गया, ये बात कभी किसी को पता नहीं चल सकी। मतलब उसने ज्योति के साथ धोखे की शादी की थी और मासूम सी ज्योति उसकी बातों में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुकी थी। ज्योति गर्भवती थी और ये खबर उसके लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं थी। उसके दिमाग को झटका लग गया और वो पागलों की तरह हरकतें करने लगी। वो पूरी तरह से पागल तब हुई जब उसने अपना बच्चा खो दिया। उसका गर्भपात हो गया था। वो छत पर ठोकर खाकर गिर गई थी, जिसकी वजह से उसका गर्भपात हो गया और वो दिमागी तौर पर पूरी तरह से पागल हो गई। राजेश को जब इस बारे में पता चला तो वो वापस आ गया और ज्योति को संभालने लगा और उसका इलाज करवाने लगा। मगर डॉक्टर का कहना था कि शायद ये कभी ठीक नहीं हो सकेगी। डॉक्टर का कहना था कि ज्योति को दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा परेशान किया गया है, जिसकी वजह से वो अब अपने होश हवास में नहीं है। अगर उसके साथ फिर से वही सब दोहराया गया तो शायद वो ठीक हो जाए और उसे सब कुछ याद आ जाए, या फिर उसकी शादी कर दी जाए। शादी होगी, पति होगा और बच्चे होंगे तो वो ठीक हो जाएगी। राजेश ने ये बात सुनते ही और ज्यादा हंगामा मचा दिया कि वो अब ज्योति से शादी करेगा, फिर चाहे वो पागल ही क्यों न हो। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी कसम देकर अपने बेटे को रोक लिया कि वो अभी उससे शादी न करे, वो पहले उसका इलाज करवा ले। इलाज करवाते करवाते 1 साल तो गुजर गया, लेकिन अभी तक ज्योति ठीक नहीं हुई है। तो इसके क्या चांस थे कि वो शादी के बाद भी ठीक हो सकती थी। अब तो वो पहले की तरह ढंग से न तो खाती है, न पीती है, न ही कपड़े पहनती है, बल्कि किसी को खुद को हाथ तक नहीं लगाने देती। इसीलिए उसे रस्सियों से बांध कर रखा जाता है, क्योंकि कई बार उसने दूसरों को नुकसान पहुंचाने और घर से भागने की कोशिश की थी। राजेश ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन पूरे 1 साल से राजेश की मेहनत कामयाब नहीं हो पाई और वो अब भी वैसी की वैसी ही है। इसीलिए घर वालों ने समझा बुझाकर राजेश की शादी तुम्हारे साथ करवा दी, ताकि राजेश की शादी हो जाने के बाद शायद उसके दिल से इस पागल लड़की ज्योति का ख्याल निकल जाए। मैं यानी राजेश की माँ अपनी जिंदगी में राजेश को हंसता बोलता देखना चाहती थी। पिछले कुछ दिनों से ज्योति की तबीयत खराब रहने लगी थी और राजेश की शादी के झंझट में मैं उसे डॉक्टर के पास तक नहीं ले जा पाई थी। तुम्हारे पति का तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करने की वजह भी ज्योति ही थी। वो ज्योति को दुल्हन बनाकर उसे एक बार फिर से पिछली जिंदगी याद दिलाना चाहता था। ये सब अपनी सास के मुंह से सुनकर मुझे एक जोरदार झटका लगा। मेरा पति पहले से ही किसी और लड़की को पसंद करता था और मेरे साथ धोखा हुआ था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि मैं उसकी पत्नी बनने के बावजूद भी उसकी पसंद नहीं थी। उसके दिल में तो पहले से ही कोई और मौजूद थी, जिसको ठीक करने और पाने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था। शायद मेरे साथ शादी इसीलिए करवाई गई थी कि मैं गरीब थी और अपना घर बचाने के लिए मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी। मेरी सास मुझे लेकर मेरे पति के कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खटखटाया। अगले ही पल दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही जब कमरे के अंदर देखा तो ज्योति सजी संवरी दुल्हन की तरह तैयार होकर जमीन पर लेटी सो रही थी, जबकि राजेश की आंखों से लग रहा था कि वो रो रहा है। मुझे उस पर और ज्योति पर बहुत ज्यादा दया आ रही थी, मगर मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकती थी। राजेश एकदम से अपनी माँ से गले लगकर रोने लगा, जिस पर मेरी सास अपने बेटे को तसल्ली देने लगी और उसे मेरे साथ की गई गलती का एहसास भी दिलाने लगी, जिस पर राजेश ने मुझे शर्मिंदा होते हुए देखा और फिर मुझसे माफी मांगने लगा। मेरी सास ने सोई हुई ज्योति को उठाया और फिर बहला फुसलाकर उसे अपने साथ ले गईं। उसके जाने के बाद एक बार फिर राजेश ने मुझसे माफी मांगी और मेरे साथ किए हुए अपने व्यवहार की वजह बताने लगा, जो मैं पहले ही अपनी सास से सुन चुकी थी। वो ये शादी नहीं करना चाहता था ताकि वो ज्योति को संभाल सके और उसे ठीक कर सके। उसके बाद जब वो ठीक हो जाए तो वो ज्योति से शादी कर ले, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी मेरे साथ करवा दी थी। मैंने राजेश को तसल्ली दी और यकीन दिलाया कि मैं उसके साथ हूँ, जिस पर वो काफी देर तक अपना दुख मुझसे बांटता रहा। मुझे यकीन था कि मैं जल्द ही उसके दिल में अपनी जगह बना लूंगी। वैसे भी जो हो गया था उसे बदला नहीं जा सकता था, और न ही मैं ये सब अपनी माँ को या किसी और को बताने वाली थी। ज्योति एक मासूम सी पागल औरत थी जिससे मुझे कोई खतरा नहीं था। शादी के बाद सभी मेहमान अपने अपने घरों को चले गए थे। मैं ज्योति का सगी बहन की तरह ख्याल रख रही थी। उसका खाना पीना, उसके कपड़े, सब कुछ मैं देखने लगी थी और कोशिश करती थी कि उसके साथ अपना व्यवहार दोस्त की तरह रखूं। ये सब देखकर घर के बाकी लोगों के साथ राजेश भी खुश रहने लगा था और राजेश के दिल में मेरे लिए जगह भी बनने लगी थी, जिसका इजहार वो मुझे अपनी प्यार भरी बातों और मेरा ख्याल रखने से करता रहता था। ज्योति मुझसे काफी हद तक प्रभावित हो चुकी थी, लेकिन वो अभी तक ठीक नहीं हो रही थी। उसकी दवाइयां भी बदल बदल कर देखी गई थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था। अब तो घर के बाकी लोग भी उसकी हालत को देखकर अफसोस में पड़ जाते थे, लेकिन राजेश चाहता था कि वो ठीक हो जाए।
इसीलिए मैं दिलोजान से उसका ख्याल रख रही थी, बिना किसी जलन और बिना किसी गुस्से के। उसका चेकअप करवाने के लिए मैं और राजेश ही अस्पताल लेकर जाते थे। ज्योति, जो पहले उल्टी सीधी हरकतें करती रहती थी, अब हमेशा खामोश सी रहने लगी थी और वो अपने कमरे में बिस्तर पर ही लेटी रहती थी, हिलती डुलती भी नहीं थी। डॉक्टर उसे ठीक करने की अच्छी तरह से कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। वो कमजोर तो पहले से ही थी, लेकिन दिन ब दिन उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था, जिस पर मैंने सलाह दी कि उसकी पूरी तरह से जांच करवाई जाए। इसी तरह से राजेश ने उसका शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाया, लेकिन जो बात हमारे सामने आई उसने हमारे दिमाग को हिलाकर रख दिया। ज्योति को धीरे धीरे कैंसर होने लगा था और इस बात का हमें पता नहीं चल पाया था, जो कि काफी हद तक अब बढ़ भी गया था। डॉक्टर ने बताया कि वो सिर्फ कुछ दिनों तक ही जिंदा रह सकेगी, जिस पर हम सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए और हमें दुख होने लगा। हम ज्योति का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगे और उसके कैंसर का इलाज पूरी तरह से शुरू करवा दिया। मुझे ज्योति बहन की तरह प्यारी हो गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि उसे कुछ हो जाए, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता। मेरी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे। उसके बाद ज्योति की मौत हो गई और वो सबको दुखी छोड़कर इस दुनिया से चली गई। उसकी मौत का हम यकीन नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लगता था कि अभी भी वो इस घर में जिंदा है और कहीं से भी आ जाएगी, लेकिन हकीकत यही थी कि वो हम सबको छोड़कर जा चुकी थी और हर फिक्र से आजाद होकर मर चुकी थी। धीरे धीरे मरने वालों पर सब्र आ ही जाता है। हमें भी धीरे धीरे ज्योति की मौत पर सब्र आ गया था, लेकिन कभी कभी मुझे उस लड़के पर बहुत गुस्सा आता था जिसने ज्योति को धोखा दिया था और जिसकी मोहब्बत और धोखे की वजह से ज्योति पागल हो गई थी। वो इंसान इस दुनिया में जहां कहीं भी होगा, वो कभी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि ज्योति की ऐसी हालत का जिम्मेदार सिर्फ वही था। ऐसे लोग जो दूसरों को धोखा देते हैं, वे कभी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह सकते। उनको भी इस दुनिया में किसी न किसी से धोखा जरूर मिलता है। अगर वो इंसान ज्योति की और उसकी मोहब्बत की कद्र कर लेता और पैसों और जेवर के लालच में ना पड़ता, तो आज ज्योति अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही होती। लेकिन हमेशा वही नहीं होता जो इंसान सोचता है, बल्कि वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है। और ज्योति के साथ भी वही हुआ जो उसके भाग्य में लिखा था, जिसका दुख कभी खत्म नहीं होगा। अब ज्योति तो इस दुनिया से जा चुकी थी, अब राजेश की जिंदगी में सिर्फ मैं ही बची थी। धीरे धीरे राजेश के दिल से ज्योति की मोहब्बत तो निकल गई थी, लेकिन आज भी वो उसकी याद करते हैं, क्योंकि वो उनकी पहली मोहब्बत थी और उन्होंने उससे शादी करने के लिए जी जान से कोशिश कर ली थी, लेकिन फिर भी वो उनके भाग्य में नहीं थी। राजेश ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि जिसकी जोड़ी जिसके साथ बनती है, वो उसको ही मिलकर रहता है। शायद ज्योति और राजेश का मेल नहीं था। ज्योति के मरने 2 महीने बाद ही राजेश ने मेरे साथ जिंदगी की नई शुरुआत कर दी थी और उन्होंने मुझे अपनी पत्नी मान लिया था। कुछ महीनों बाद ही पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। हमारी जिंदगी बहुत खुशी खुशी गुजर रही थी और उसके बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। राजेश ने मेरी बेटी का नाम भी ज्योति ही रखा था, जिसे देखकर मेरे पति दिन रात खुश होते हैं। मैं अब अपने परिवार में बहुत खुश हूँ, लेकिन आज भी हमें ज्योति बहुत याद आती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।